हेलो स्टूडेंट, हम आज अध्याय 9 देखेंगे। ये कक्षा 12वीं का है, जिसमें अध्याय 8 तक हमने पढ़ा लिया था। अब हम आज देखेंगे अध्याय 9, जैव प्रौद्योगिकी व उपयोग। इससे पहले वाले जो अध्याय में भी हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या पढ़ा गया था, उसमें केवल इसके सिद्धांत और प्रक्रम को ही पढ़े थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम अब इसके उपयोग को देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का उत्पादन किया जाता है और उसका उपयोग क्या होता है। यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का परिभाषा पहले भी अध्याय में बताया गया था। इसमें एक बार और बताते हैं कि इस तकनीक के माध्यम से क्या किया जाता है, जैविक क्रियाओं द्वारा। जैविक क्रिया का मतलब होता है कि जंतुओं का यूज़ करके, जो भी जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, एल्गी, इन सभी का यूज़ करके एक लाभकारी प्रोडक्ट का निर्माण करना, जो कि मानव के लिए क्या है, कल्याणकारी होता है। तो इन सभी चीज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी। अब इसके अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है वो किस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो बहुत ही क्या है, बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। तो औषधि जो निर्माण किया जाता है वो किस क्षेत्र पे किया जाता है, स्वास्थ्य या चिकित्सा के क्षेत्र पे। तो इसमें सबसे पहला इसका उपयोग हो जाएगा कि स्वास्थ्य, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, चिकित्सा। स्वास्थ्य या चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में औषधियों का निर्माण किया जाता है। किसके मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि बहुत सारे औषधि हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है टीका। टीका मतलब वैक्सीन। वैक्सीन तैयार किया जाता है जिसे भविष्य में होने वाले बीमारियों से बचा जाता है। तो जो वैक्सीन बनाया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से बनाया जाता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स बनाए जाते हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंस है जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, शुगर होता है, डायबिटीज़। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, बाहर में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन हार्मोन तैयार किया जाता है। इसके अलावा विटामिन्स बनाए जाते हैं, प्रोटीन का भी निर्माण किया जाता है। तो ये सभी जो चीज़ें निर्माण होती हैं वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बनाया जाता है। जो किसकी मदद से बनाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इसमें दूसरा और कौन सा क्षेत्र आ सकता है, इसमें दूसरा क्षेत्र आ सकता है खाद्य उद्योग में। खाद्य उद्योग में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, ब्रेड्स वगैरह हो गए, और जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, है ना, जैसे कि पनीर वगैरह हो गया। तो ये सभी चीज़ें जिन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बनाया जाता है, उन सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाना, अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है। किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स या खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हो जाए। आगे है कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है ना। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो एक तो हो रहा है औषधि के क्षेत्र में, और दूसरा हो रहा है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में क्या किया जाता है कि आजकल जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो गई है, जिसकी वजह से पौधे स्वयं में अपने आप में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जो भी बैक्टीरिया है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे नीफ जीन जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो सवाल में जैसे कि अगर नीफ जीन पाया जाता है, उस जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जाता है, उन पौधों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे वो स्वयं से फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में
खुद अपने आप में वो करने लगते हैं। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक किस्म का विकास करना, जैसे कि आपके असाइनमेंट में अभी पूछा गया था कि जो बीटी कॉटन है वह एक रोग प्रतिरोधक कपास का पौधा है, जिसमें क्या किया जाता है, ऐसे टॉक्सिस या प्रोटीन का निर्माण होने लगता है जो कि कीड़े मकोड़े के लिए हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है तो उनमें वृद्धि करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रसायन उद्योग में, रासायनिक उद्योगों में भी क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योग में जैसे कि बहुत सारे एसिड का निर्माण किया जाता है, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, फ्यूमेरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। तो इन सभी का उपयोग किस में करते हैं, खाद्य पदार्थों के निर्माण में या बहुत सारे केमिकल्स के निर्माण में किया जाता है। तो इन सभी का बाहर में जो इंडस्ट्रियल एरिया में इनको जो बनाया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा में भी बायोटेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया जाता है। पर्यावरण सुरक्षा का मतलब है कि जो घरों में वाहित मल निकलते हैं वो सभी यदि सूक्ष्म जीवों की मदद से या फिर उनका उपचार नहीं किया जाता तो वो क्या करेंगे, पूरे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर देते हैं। तो उन वाहित मलों को उपचार करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का ही उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये बायोटेक्नोलॉजी किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी उपयोग में आती है। तो यहाँ पर पहला हम देखेंगे कि स्वास्थ्य या चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। तो यहाँ पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से किसका निर्माण होता है, औषधि का निर्माण होता है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का जो सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग किसमें किया गया था, औषधि उत्पादन में किया गया। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किसका निर्माण किया गया, औषधियों का ही निर्माण किया गया, क्योंकि ये जो औषधि हैं वो क्या करते हैं, रोगों के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे औषधियों का निर्माण किया गया, जिसमें पहला है वैक्सीन। पहला क्या है, वैक्सीन। इसको हिंदी में कहा जाता है टीका। तो आप टीका को तो पहले जो चैप्टर थे उसमें आपने पढ़ा ही है इसको कि वैक्सीन या टीका क्या होता है करके। ये जो वैक्सीन है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही तैयार किया जाता है और इसको जीवों में प्रवेश करा दिया जाता है। तो एक्चुअली में ये टीका होता क्या है, तो ये जो टीका होता है वो एक सूक्ष्म जीव ही होते हैं। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक औषधि है जो किसका बना होता है, सूक्ष्म जीव ही वहाँ पर उपस्थित होते हैं। जिस भी बीमारी का टीका लगाया जाता है उस बीमारी के, जैसे कि वायरस है, अगर वो वायरस बीमारी फैलाते हैं तो उस वायरस को क्या किया जाता है, उसके एंटीजन को सर्वप्रथम लिया जाता है और एंटीजन को लेने के बाद उसको क्या किया जाता है, दूसरे अन्य सूक्ष्म जीवों में उसको प्रवेश कराकर उसका क्लोन तैयार किया जाता है और फिर उसको क्या करते हैं कि उसको दुर्बल है ना, मतलब उसको इतना दुर्बल कर दिया जाता है कि जब हम उसको जीवों में प्रवेश कराते हैं तो वो उसको उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं, अपना संक्रमण वो नहीं फैला पाते हैं। तो वैक्सीन यही होता है। वैक्सीन एक औषधि होती है जो एक सूक्ष्म जीव होता है। इसको क्या करते हैं, इस सूक्ष्म जीवों को, कौन सा सूक्ष्म जीव, जो संक्रामक होते हैं,
ठीक है, पहले से क्या होते हैं, वो संक्रामक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे कि पोलियो वायरस। पोलियो वायरस ये क्या करता है, पोलियो रोग फैलाता है। इस वायरस को सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इसके एंटीजन को लिया जाता है। इसके एंटीजन को सर्वप्रथम अलग किया जाता है और अलग करने के पश्चात इसके एंटीजन को क्या करते हैं, इसका क्लोन तैयार किया जाता है ना। क्लोन तैयार करने के लिए क्या करते हैं, इसको दूसरे सूक्ष्म जीवों में इंटर किया जाता है। इंटर करने के पश्चात इस एंटीजन का क्या होता है, क्लोन तैयार होता है, या जो जीन एंटीजन उत्पन्न करते हैं या जो जीन क्या करते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, उस जीन का क्लोन तैयार किया जाता है। फिर इसको कौन सी अवस्था में, दुर्बल अवस्था में, दुर्बल अवस्था में इसको क्या किया जाता है, जीवों में इंटर किया जाता है, जीवों में प्रवेश करा दिया जाता है। दुर्बल अवस्था में इसलिए प्रवेश कराया जाता है कि वह वहाँ पर जाकर बीमारी ना फैलाए। इसीलिए बच्चों को जब टीका लगाया जाता है ना, तो टीका लगाने के 1 या 2 दिन में क्या होता है, उनको बुखार आता है। बुखार इसलिए आता है क्योंकि जो वैक्सीन होते हैं वो जब शरीर में जाते हैं तो वो दुर्बल अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो अपना आक्रमण नहीं कर पाते हैं, बीमारी नहीं फैला पाते हैं। तो इसके प्रति हमारे शरीर में क्या बनने लगता है, एंटीबॉडी तैयार होने लगती है ना। और एंटीबॉडी एक बार बन जाती है तो फिर वो बीमारी कभी भी दोबारा हमारे शरीर पर अटैक करती है तो हमारे शरीर पे उसके प्रति क्या बन जा रहता है, एंटीबॉडी पहले से तैयार हो जा रहती है, जिसकी वजह से हमको दोबारा फिर पोलियो वायरस या पोलियो नहीं होता। इसीलिए वैक्सीन तैयार किया जाता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं वो किसकी मदद से होती हैं, ये क्रियाएं होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा टीका तैयार किया जाता है, जिसके किसका निर्माण होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वैक्सीन तैयार हो चुके हैं अभी के डेट में, जो कि क्या करते हैं, जीवों में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, जिससे वो जो वैक्सीन है, जो भी सूक्ष्म जीव या जो भी बीमारी के लिए जो वैक्सीन लगाया जाता है, उस बीमारी के लिए शरीर पे एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो वैक्सीन में जैसे कि पहला वैक्सीन है रेबीज़, है ना। रेबीज़ नामक जो एक वायरस होता है जो कि क्या करता है, रेबीज़ रोग फैलाता है। तो इसका वैक्सीन तैयार किया गया है। ये किसके माध्यम से किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया गया है। इसके अलावा जो अभी हमने बताया पोलियो वैक्सीन, जो क्या करता है, पोलियो बीमारी के लिए एंटीबॉडी का हमारे शरीर में निर्माण करता है। इसके अलावा जो कॉलरा है, कॉलरा जो है वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो इसके लिए भी क्या बनाया गया है, वैक्सीन तैयार किया गया है। इसके अलावा जो टाइफाइड रोग होता है ना, टाइफाइड जो रोग होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, जीवाणु है जिसकी वजह से होता है। तो उस जीवाणु को क्या किया जाता है, दुर्बल अवस्था में उसको इतना असक्षम बना दिया जाता है कि जब उसको शरीर पर इंटर कराया जाता है तो उसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमारे शरीर में उसके प्रति क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है। इसीलिए हमको टीका लगाया जाता है। तो इन बीमारियों के लिए क्या है, ये सभी वैक्सीन तैयार किए गए हैं। यहाँ पर एक और है जैसे कि हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये भी क्या है, एक वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए क्या है, एक एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि हेपेटाइटिस बी टीका कैसे उत्पन्न किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो ये बनता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो हेपेटाइटिस उत्पन्न करते हैं, हेपेटाइटिस बी जो उत्पन्न करते हैं, उस वायरस को लिया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी उत्पन्न करने वायरस का क्या लिया जाता है, उसके एंटीजन को अलग किया जाता है। एंटीजन का मतलब है कि जो वायरस में ऐसा एंटीजन होता है जो कि रोग उत्पन्न करता है, हेपेटाइटिस बी रोग उत्पन्न करते हैं। उस एंटीजन जीन को क्या किया जाता है, जैसे कि ये जीन है, इस जीन को इस वायरस से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे
रिमूव एंटीजन। इस एंटीजन को क्या किया जाता है, एक होस्ट सेल में इंटर किया जाता है। वो होस्ट सेल हम किसको लेंगे, हम होस्ट सेल के रूप में ले लेते हैं एक कवक को। ठीक है, किसको ले लेते हैं हम, एक कवक को ले लेते हैं, ईस्ट को। ये क्या है, ईस्ट सेल है। इसमें पहले से ही यहाँ पर डीएनए उपस्थित होता है। अब क्या किया जाता है कि इस एंटीजन जीन जो कि हेपेटाइटिस बी उत्पन्न करता है, इस जीन को क्या किया जाता है, इस होस्ट सेल या कवक में इंटर करा दिया जाता है। ठीक है, इसमें जब इंटर कराया जाता है तो ये जो कवक रहता है वो इस प्रकार इसका डीएनए और ये जीन दोनों क्या करने लगते हैं, आपस में बाइंडिंग हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में वो बाइंडिंग हो जाते हैं। और बाइंडिंग होने के पश्चात यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो जाता है। मतलब ये डीएनए और ये डीएनए, दोनों डीएनए आपस में क्या हो गए, एक साथ मिल जाते हैं। मतलब ये कवक इसको अपना ही डीएनए समझकर क्या करने लगता है, उसके साथ वो रेप्लिकेशन करने लगते हैं। और इस प्रकार से दो अलग अलग डीएनए जब बाइंड हो जाते हैं तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने पहले अध्याय में बहुत अच्छी तरीक़े से समझा है। उसके बाद जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है, उसके बाद इस कवक को कल्चर माध्यम में, है ना, एक बड़े से टैंक में क्या किया जाता है, उसको कल्चर कराया जाता है। और एक कवक से क्या होता है, यहाँ पर कल्चर माध्यम में बहुत सारे कवक यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और उन सभी कवकों में हेपेटाइटिस बी जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, और वो सभी उसी प्रकार के जीन या प्रोटीन का क्या करने लगते हैं, निर्माण करने लगते हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर क्या तैयार हो जाता है, क्लोन तैयार हो जाता है। कहाँ, कल्चर माध्यम में। या इस प्रकार के एंटीजन बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं। इसी को कहा जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। फिर इस प्रकार से जब ये कवक बहुत अधिक संख्या में वृद्धि कर जाते हैं, उसके बाद इन सभी में हेपेटाइटिस बी जीन उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस हेपेटाइटिस बी जीन को वैक्सीन के रूप में क्या किया जाता है, जीवों में इंटर कराया जाता है, जिससे इसके खिलाफ हमारे शरीर में या जिसके भी शरीर पर प्रवेश कराया जाता है वहाँ पर इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। फिर हमेशा के लिए फिर उसको हेपेटाइटिस बी रोग नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके लिए तो एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में हो चुका रहता है। तो इस तरीके से बनता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। चलिए आगे हम देखते हैं इंसुलिन का उत्पादन। चिकित्सा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किसका निर्माण किया गया, वैक्सीन के अलावा जो दूसरा है वो है इंसुलिन का उत्पादन। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से, है ना, मानव या अन्य जानवरों के अग्नाशय से, जो अग्नाशय का बीटा सेल होता है, मानव अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित क्या है, ये हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन्स होता है। इस हार्मोन की जब कमी हो जाती है, इसकी कमी से मनुष्यों में मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ रोग होता है, जिसको शुगर भी कहा जाता है। तो इसकी जब कमी होती है, ये एक्चुअली में करता क्या है, तो इंसुलिन जो है वो जब हम भोज्य पदार्थों के द्वारा क्या लेते हैं, ग्लूकोज जब हमारे शरीर में जाता है तो ये इंसुलिन हार्मोन उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देते हैं। लेकिन जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या रोग होता है, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है। इसीलिए बाहर से इंसुलिन तैयार करके मनुष्यों या जिसको भी शुगर रहता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उनमें जो ग्लूकोज की अधिकता होती है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे इंसुलिन की मदद से वो ग्लाइकोजन में चेंज होने लगते हैं।
ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो बाहर में इंसुलिन बनाया गया है ना, या डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से जो इंसुलिन तैयार किया गया, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन बनाया गया। इस इंसुलिन का नाम रखा गया ह्यूमुलिन। क्या नाम रखा गया? जो बाहर में इंसुलिन हार्मोन तैयार किया गया उसका नाम रखा गया ह्यूमुलिन। ये जो है ह्यूमुलिन सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला आनुवांशिक रूप से मानव निर्मित इंसुलिन है। मानवों के लिए तैयार किया गया सबसे पहला हार्मोन्स है ह्यूमुलिन। मानव के लिए बनाया गया पहला हार्मोन, ठीक है। ह्यूमुलिन क्या है? मानव के लिए बनाया गया सबसे पहला हार्मोन्स है। जो किसकी मदद से बनाया गया? ये बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से बनाया गया था, जिसका नाम है ह्यूमुलिन। ये एक इंसुलिन ही है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं कि इंसुलिन कैसे तैयार किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन जो तैयार किया जाता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है? यहाँ पर एक मानव सेल लिया जाता है, ठीक है। मानव सेल लिया जाता है। ये क्या है? ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन सेल। इस सेल में जो डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। ये क्या है? ये डीएनए है। इस डीएनए को सबसे पहले क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। डीएनए के कुछ भाग को सबसे पहले क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अलग करने के पश्चात इस डीएनए में जो जीन इंसुलिन का निर्माण करता है उस जीन को क्या किया जाता है? जैसे कि यहाँ से इतना भाग इंसुलिन का निर्माण करने वाला जीन है, तो उस जीन को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। तो ये है इंसुलिन जीन, इंसुलिन का निर्माण करने वाला जीन। इसको किसकी मदद से अलग किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। तो डीएनए का एक ये भाग जो इंसुलिन का निर्माण करता है उसको सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से क्या कर लिया गया? अलग कर लिया गया। तो ये तो हुआ ह्यूमन सेल को लिया गया। दूसरी ओर क्या लिया गया? दूसरी ओर लिया गया बैक्टीरिया। दूसरी ओर क्या लिया जाता है? बैक्टीरिया लिया जाता है। ये है बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में क्या रहता है? प्लाज्मिड रहता है, जो एक क्या है? अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को सर्वप्रथम क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। प्लाज्मिड को क्या कर लिया जाता है? अलग किया जाता है। फिर जिस प्रकार से हमने डीएनए से इंसुलिन जीन को अलग किया है उसी प्रकार से प्लाज्मिड के एक विशिष्ट भाग को क्या कर लिया जाता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से अलग कर लिया जाता है। अलग करने के पश्चात क्या करते हैं? इन दोनों को बाइंड करा दिया जाता है। प्लाज्मिड क्या है? एक वाहक डीएनए का काम करता है। ये क्या है? एक वाहक डीएनए है। हम यहाँ पर क्या तैयार कर रहे हैं? हम यहाँ पर इंसुलिन तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जो इंसुलिन का जीन है ये कहलाता है बाहरी डीएनए या फॉरेनर डीएनए कहलाता है, ठीक है। ये सभी आपने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है और आपने इंसुलिन को भी पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से फिर इन दोनों को क्या किया जाता है? इन दोनों को बाइंड किया जाता है। प्लाज्मिड वाहक डीएनए के रूप में इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसमें रूपांतरण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये आधा प्लाज्मिड हुआ और इंसुलिन का जो जीन है उसको इसके साथ क्या कर दिया जाता है? बाइंड कर दिया जाता है। बाइंड करने के पश्चात इन दोनों का डीएनए आपस में क्या हो गया? मिल गया। तो इस प्रकार के डीएनए को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
ठीक है। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है उसके बाद इसको एक अन्य बैक्टीरिया में क्या कर दिया जाता है, इंटर कर दिया जाता है। इंटर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है वो उसके होस्ट का काम करता है, डायरेक्ट उसको किसी भी जीवों में नहीं डाला जा सकता। तो ये क्या होता है, एक होस्ट बैक्टीरिया होता है। इस होस्ट बैक्टीरिया में क्या किया जाता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला जाता है, जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता उसमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर दिया जाता है, इंटर कर दिया जाता है। और इसमें पहले से क्या उपस्थित होते हैं, डीएनए यहाँ पर उपस्थित होता है। तो इस होस्ट बैक्टीरिया में क्या किया जाता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया जाता है। ये जो है वो इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर इंटर कर दिया जाता है। इंटर करने के पश्चात फिर इसको क्या किया जाता है, कल्चरल माध्यम में इसको कल्चर कराकर फिर इससे बहुत सारे क्या किया जाता है, क्लोन तैयार कर लिया जाता है। इस बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, बहुत सारे क्लोन तैयार कर लिए जाते हैं। इस तरीके से तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार का यहाँ पर जीन उपस्थित है, ये सभी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो अपने ही समान बहुत सारे बैक्टीरिया का निर्माण करने लगता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार का जीन यहाँ पर उपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ पर अब इंसुलिन जीन यहाँ पर उपस्थित हो चुका है, तो ये जितने भी बैक्टीरिया बनते हैं उन सभी में इंसुलिन नामक प्रोटीन का निर्माण होने लगता है ना, क्योंकि इसमें सभी में इंसुलिन जीन आ चुके हैं। तो ये दोनों इसके डीएनए क्या करने लगते हैं, इसके साथ बाइंड होकर, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से आए हुए जो डीएनए होते हैं उसको अपना डीएनए समझकर उसके साथ वो रेप्लिकेशन करने लगता है और उसी प्रकार के फिर वो जीन तैयार करने लगते हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन की मात्रा क्या होती है, सभी में उपस्थित हो जाती है और ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सभी इंसुलिन प्रोटीन का निर्माण करने लगते हैं। तो यहाँ पर तैयार हो जाता है इंसुलिन। ठीक है, इस तरीके से कल्चर करके अधिक मात्रा में इंसुलिन तैयार किया जाता है। तो ये जो होता है वह होता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इस प्रकार इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। फिर जिस भी जीवों में इंसुलिन दिया जाता है, इसका इंसुलिन का क्या कर लिया जाता है, दवाओं के रूप में या इंजेक्शन के रूप में फिर उस व्यक्तियों को इंसुलिन दिया जाता है। तो यहाँ तक तो था इंसुलिन का उत्पादन। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।